नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त ब्योमकेश बख्शी और आपका स्वागत है इस चैनल पर जहां हर रात आप सुनते हो रहस्य, खौफ और रोमांच से भरी कहानियां। अगर आपको अंधेरों के राज पसंद हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। चलिए बिना वक्त जाया किए आज की कहानी शुरू करते हैं। मेरा नाम है शैलेश रॉय और ये कहानी उस दिन से शुरू होती है जब मुझे एक पैगाम मिला, एक ऐसा पैगाम जिसने मेरी सोच को उलझा दिया और मेरे सामने एक नई खौफनाक पहेली रख दी। वो दिल्ली की सर्दी भरी सुबह थी। घने कोहरे की चादर मेरे बेकर लेन के फ्लैट की खिड़कियों से चिपकी हुई थी। मैं अपनी पुरानी आरामदेह कुर्सी पर बैठा था। हाथ में पाइप थी और धुएं के घेरे हवा में धीरे धीरे घूम रहे थे। मेरे सामने मेरा दोस्त और साथी डॉक्टर जतिन वर्मा अखबार पढ़े जा रहे थे। कभी कभी उनकी भौहें सिकुड़ जाती, शायद किसी खबर ने उन्हें चौंका दिया था। उनकी खामोशी मेरे लिए सुकून थी। मुझे सोचने का मौका मिल रहा था। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। मैंने जतिन की तरफ देखा, लेकिन वो अभी भी अखबार में डूबा हुआ था। आइए, मैंने गहरी आवाज में कहा। दरवाजा खुला और अंदर आई हमारी मकान मालकिन मिसेस हमीदा बेगम। उनके हाथ में एक लिफाफा था। शैलेश साहब, ये आपके लिए तार आया है, उन्होंने कहा और लिफाफा मेरी तरफ बढ़ा दिया। मैंने लिफाफा हाथ में लिया, उसकी मोहर देखी। कोई खास निशान नहीं, बिल्कुल सादा सा। लेकिन जैसे ही मैंने उसे खोला, मेरी आंखें तंग हो गईं। पैगाम छोटा था, लेकिन उसकी बात बेहद रहस्यमयी थी। प्रोफेसर मुरादी से सावधान, वो कुछ बहुत बड़ा करने वाला है। बिरंग गोल्ड हवेली पर मौत का साया मंडरा रहा है। मदद चाहिए, ए मैक। मैंने तार दोबारा पढ़ा। प्रोफेसर मुरादी, ये नाम मेरे लिए सिर्फ एक आदमी नहीं था, ये एक चैलेंज था। जुर्मों की दुनिया का मास्टरमाइंड, ऐसा दिमाग जिसकी चालें शतरंज के खेल से भी ज्यादा गहरी होती थीं। लेकिन बिरंग गोल्ड हवेली, ये नाम मेरे लिए नया था। और ए मैक यानी इंस्पेक्टर अरमान मलिक, क्राइम ब्रांच का एक तेज दिमाग अफसर जो मेरे तरीकों से वाकिफ था। उसने पहले भी मुझसे मदद मांगी थी, लेकिन इस बार उसके अल्फाज में घबराहट साफ महसूस हो रही थी। जतिन, मैंने कुर्सी से उठते हुए कहा, लगता है हमें एक नया केस मिल गया है। जतिन ने अखबार नीचे रखा और मेरी तरफ देखा। क्या हुआ शैलेश? आंखों में वो चमक फिर से आ गई है। मैंने उसे तार थमा दिया। उसने पढ़ा और उसका चेहरा सख्त हो गया। मुरादी, क्या हो फिर से कोई साजिश रच रहा है? हो सकता है, मैंने कहा, लेकिन बिरंग गोल्ड हवेली का जिक्र मुझे ज्यादा परेशान कर रहा है। हमें तुरंत निकलना चाहिए। इंस्पेक्टर मलिक हमारा इंतजार कर रहा होगा। हमने जल्दी से तैयारी की। मैंने अपना कोट पहना, टोपी उठाई और जतिन के साथ बाहर निकल पड़ा। कोहरे से ढकी सड़कों पर एक कैब ली और सेंट्रल क्राइम ऑफिस की तरफ चल पड़े। रास्ते भर मेरा दिमाग उस तार को दोहराता रहा। मुरादी का नाम एक खतरे की घंटी था, लेकिन हवेली पर मौत का साया। क्या ये कोई कोड था या फिर कोई सच में मंडराता हुआ खौफ? क्राइम ऑफिस पहुंचते ही हमें इंस्पेक्टर अरमान मलिक मिल गया। लंबा, मजबूत जिस्म और चेहरे पर हमेशा की सख्ती, लेकिन आज उसकी आंखों में चिंता साफ दिख रही थी। शैलेश, आप आ गए, उसने चैन की सांस लेते हुए कहा। मुझे समझ नहीं आ रहा था और किस पर भरोसा करूं। क्या हुआ मलिक? मैंने पूछा। उसने गहरी आवाज में कहा, बिरंग गोल्ड हवेली में एक कत्ल हुआ है। राघव देव, हवेली का मालिक, मरा हुआ मिला है। सर पर गोली मारी गई है, चेहरा बुरी तरह बिगड़ा हुआ है। और सबसे अजीब बात, उसने रुककर कहा, वहां एक निशान मिला है, एक अजीब सा सिंबल, शायद किसी गुप्त संगठन का। और मुरादी? मैंने सीधा सवाल किया। मुझे शक है ये उसी की साजिश का हिस्सा है। राघव देव कोई आम आदमी नहीं था। उसके पास्ट में कई राज दफन थे और ये कत्ल उनसे जुड़ा हो सकता है। मैंने गहरी सांस ली। ये केस जितना सीधा लग रहा था उतना था नहीं। हमें हवेली चलना होगा, मैंने कहा। हर सुराग को बारीकी से देखना होगा, क्योंकि मुझे लगता है ये सिर्फ शुरुआत है। इंस्पेक्टर अरमान मलिक ने धीरे से सर हिलाकर हाँ में जवाब दिया। कुछ ही देर में हम तीनों एक ट्रेन में सवार हो गए, जो हमें ससेक्स वैली की तरफ ले जा रही थी।
वहीं जहां बीरंग गोल्ड हवेली वाक़ थी। ट्रेन की खिड़की से बाहर देखते हुए मेरे दिमाग में सवालों का शोर था। ये कत्ल, वो अजीब निशान और प्रोफेसर मुरादी का नाम, क्या ये सब एक बड़ी साजिश का हिस्सा था या फिर सिर्फ एक खौफनाक इत्तेफाक? ट्रेन की रफ्तार के साथ साथ मेरे ख्यालात और गहरे होते जा रहे थे। जैसे ही हम हवेली पहुंचे, सामने एक शानदार लेकिन पुरानी इमारत खड़ी थी। चारों तरफ ऊंचे घने दरख्त और हवा में एक अजीब सी खामोशी, ऐसी खामोशी जो कानों को चुभने लगती है। हम जैसे ही भारी दरवाजे की तरफ बढ़े, एक नौकर ने हमें रोक लिया। आप लोग कौन हैं? उसने सख्त लहजे में पूछा। इंस्पेक्टर मलिक आगे आए। हम क्राइम ब्रांच से हैं और ये हैं मिस्टर शैलेश रॉय, हमें अंदर जाने दें। नौकर ने हमें शक भरी नजरों से देखा, फिर धीरे से रास्ता दे दिया। अंदर कदम रखते ही मुझे एक ठंडी सी लहर महसूस हुई। हवेली की दीवारें पुरानी थीं और हर कोने से राज टपक रहे थे, जैसे ये इमारत खुद छुपा रही हो। हमें उस कमरे में ले जाया गया जहां कत्ल हुआ था, और जो मैंने वहां देखा वो दिल दहला देने वाला था। राघव देव का जिस्म फर्श पर पड़ा था, खून से लथपथ। चेहरा इतना बिगड़ चुका था कि पहचानना मुश्किल था। गोली ने सब कुछ तबाह कर दिया था। उसके पास एक बंदूक पड़ी थी और दीवार पर एक अजीब सा निशान बना हुआ था, एक ट्रायंगल जिसके अंदर एक सर्कल और उसके बीच में कुछ टेढ़ी मेढ़ी लकीरें। मैं कुछ पल उसे घूरता रहा। ये कोई आम निशान नहीं था, ये किसी गुप्त संगठन का सिंबल हो सकता था। जतिन, मैंने धीरे से कहा, इस निशान को देखो, क्या तुम्हें कुछ समझ आता है? डॉक्टर जतिन वर्मा ने ध्यान से देखा, फिर सर हिला दिया। नहीं शैलेश, ये मेरे लिए बिल्कुल नया है। इंस्पेक्टर मलिक ने कहा, हवेली के लोगों का कहना है कि राघव देव पिछले कुछ दिनों से काफी परेशान था। उसे लगता था कोई उसका पीछा कर रहा है। कौन? मैंने पूछा। उन्हें नहीं पता, मलिक ने जवाब दिया, लेकिन उसकी बीवी और उसका दोस्त शायद कुछ जानते हों। मिसेस कविता देव और मिस्टर समीर बख्शी दोनों ऊपर हैं, आप उनसे बात कर सकते हैं। मैंने कमरे पर फिर से नजर डाली। खिड़की खुली हुई थी, शीशे पर खून के छींटे, फर्श पर जूते के निशान, शायद कातिल के। हर चीज मुझसे कुछ कह रही थी, लेकिन कहानी अभी अधूरी थी। मैंने फैसला किया कि पहले राघव देव की बीवी और समीर बख्शी से बात करनी होगी, शायद उनके पास कोई अहम सुराग हो। जैसे ही मैं सीढ़ियां चढ़ने लगा, मेरे दिमाग में एक ही सवाल घूम रहा था, ये कत्ल प्रोफेसर मुरादी से कैसे जुड़ा है और राघव देव अपने माजी में क्या छुपा रहा था। ये राज अभी शुरू हुआ था और मुझे महसूस हो रहा था आगे का रास्ता आसान नहीं होने वाला। सीढ़ियां चढ़कर हम एक बड़े हॉल में पहुंचे। वहां दो लोग खड़े थे, एक औरत जिसके चेहरे पर गम और खौफ साफ लिखा था, और एक मर्द जो अपनी बेचैनी छुपाने की कोशिश कर रहा था। इंस्पेक्टर मलिक ने आगे बढ़कर कहा, शैलेश, ये है मिसेस कविता देव, राघव देव की पत्नी, और ये हैं मिस्टर समीर बख्शी, उनका करीबी दोस्त। मैंने मिसेस कविता देव की तरफ देखा। वो खूबसूरत थी, लेकिन चेहरा बिल्कुल पीला पड़ चुका था, आंखें लाल, शायद रोने से। मैंने नर्म आवाज में कहा, मिसेस देव, मुझे आपके नुकसान का अफसोस है, लेकिन हमें सच जानना होगा। क्या आप बता सकती हैं कल रात क्या हुआ था? उन्होंने मेरी तरफ देखा, उनकी आवाज कांप रही थी। मैं ज्यादा कुछ नहीं जानती मिस्टर रॉय। रात को राघव अपने कमरे में थे, मैं ऊपर सो रही थी। तब अचानक एक तेज आवाज आई, शायद गोली की। मैं नीचे भागी और उनकी आवाज भर्रा गई। वो फर्श पर पड़े थे, बेजान। क्या आपने कुछ भी शकी देखा? मैंने पूछा। मिसेस कविता देव ने धीरे से सर हिला दिया। हाँ, उन्होंने भारी आवाज में कहा, पिछले कुछ दिनों से राघव बहुत परेशान था। उसे लगता था कोई खतरा उसके करीब आ रहा है। मैं उनकी बातों को गहराई से सुन रहा था। उनकी आवाज में सच्चाई थी, लेकिन उस सच के नीचे कुछ छुपा हुआ भी महसूस हो रहा था। मैंने अपनी नजर समीर बख्शी पर डाली। लंबे मजबूत जिस्म का आदमी, चेहरे पर भरोसा दिखाता हुआ कॉन्फिडेंस, लेकिन उसकी आंखें बार बार इधर उधर घूम रही थी, जैसे वो किसी से बचना चाह रहा हो। मिस्टर बख्शी, मैंने शांत आवाज में पूछा, उस वक्त आप कहाँ थे? उसने सीधा जवाब दिया, मैं इसी हवेली में था। राघव मेरा पुराना दोस्त था। कल रात हम देर तक बातें करते रहे, फिर मैं अपने कमरे में चला गया। गोली की आवाज सुनी तो मैं नीचे भागा। पुलिस को मैंने ही बुलाया था। और वो निशान?
मैंने तुरंत सवाल किया। दीवार पर जो सिंबल बना है, क्या आपने उसे पहले कभी देखा? समीर एक पल के लिए रुक गया, फिर बोला, नहीं मिस्टर रॉय, मुझे बिल्कुल नहीं पता ये क्या चीज है। उस वक्त मैंने उसकी उंगलियों को हल्का सा कांपते हुए देखा। वो कुछ छुपा रहा था, और ये बात मुझसे छुपी नहीं। लेकिन अभी उस पर दबाव बनाना ठीक नहीं था। मुझे पहले और सुराग चाहिए थे। मैंने इंस्पेक्टर अरमान मलिक से कहा, हमें कत्ल वाले कमरे को एक बार फिर देखना चाहिए। हर चीज को बारीकी से जांचना होगा। हम फिर से उस कमरे में पहुंचे जहां मौत ने अपना काम किया था। मैं फर्श पर घुटनों के बल बैठ गया और जूते के निशान देखने लगा। निशान गहरे थे, जैसे कोई भारी जिस्म वाला इंसान यहां से गुजरा हो। लेकिन एक बात बहुत अजीब थी, निशान खिड़की की तरफ जाते थे लेकिन वापस नहीं आते थे। क्या कातिल खिड़की से बाहर कूदा था? मैं खिड़की के पास गया और नीचे झांका। नीचे एक गहरी खाई थी, पानी से भरी हुई। यहां से कोई भी कूदता तो जिंदा नहीं बच सकता था। तो फिर कातिल गया कहां? डॉक्टर जतिन वर्मा मेरे पास आए। शैलेश, ये सब बहुत उलझा हुआ है, क्या आपको कुछ समझ आ रहा है? हाँ जतिन, मैंने धीरे से कहा, ये कत्ल जितना सीधा दिख रहा है उतना है नहीं। यहां कुछ ऐसा है जो हमसे जानबूझकर छुपाया जा रहा है। मैंने फिर से दीवार पर बने उस सिंबल को देखा। वो ट्रायंगल और सर्कल का निशान मेरे दिमाग में एक पहेली बन चुका था। मैंने अपनी जेब से एक छोटी नोटबुक निकाली और उसका स्केच बना लिया, शायद बाद में काम आए। तभी एक नौकर कमरे में आया। साहब, उसने इंस्पेक्टर मलिक से कहा, बाहर एक और पुलिस ऑफिसर आया है, कह रहा है उसे कुछ मिला है। हम सब बाहर की तरफ बढ़े। वहां लोकल पुलिस इंस्पेक्टर विक्रम मेसन खड़ा था। उसके हाथ में एक गीला हुआ कोट था। ये खाई के किनारे मिला है, उसने कहा, लगता है कातिल का है। मैंने कोट ध्यान से देखा। वो भारी था और उसकी जेब में कुछ था। मैंने हाथ डाला और एक छोटा सा कार्ड निकाला। उस पर लिखा था VV341। ये क्या है शैलेश? जतिन ने पूछा। एक सुराग, मैंने कहा, लेकिन अभी इसका मतलब समझना बाकी है। मैंने कोट को और परखा। आस्तीन पर मिट्टी थी और एक छोटा सा दाग, शायद खून का। ये सब मुझसे कुछ कह रहा था, लेकिन कहानी अभी भी अधूरी थी। मैंने इंस्पेक्टर मेसन से पूछा, क्या खाई में और कुछ मिला? नहीं मिस्टर रॉय, उसने जवाब दिया, हमने पूरा इलाका छान मारा, बस यही कोट था। मेरे दिमाग में एक सोच उभरी। हो सकता है कातिल ने खाई में जंप ही ना किया हो। शायद उसने ये कोट यहां सिर्फ इसलिए छोड़ा हो ताकि हम गुमराह हो जाएं। लेकिन फिर वो गया कहां? मैंने हवेली की तरफ देखा। इस सवाल का जवाब यहीं कहीं छुपा था। मैंने फैसला किया मिसेस कविता देव और समीर बख्शी से दोबारा बात करनी होगी। उनकी कहानियों में कुछ ऐसा था जो आपस में मैच नहीं कर रहा था। हम वापस हॉल में पहुंचे। मिसेस कविता देव अब भी वहीं खड़ी थी, लेकिन समीर बख्शी गायब था। वो कहाँ गया? मैंने पूछा। वो बाहर चला गया था, मिसेस देव ने कहा। कह रहा था उसे थोड़ी ताज़ी हवा चाहिए। मैंने इंस्पेक्टर मलिक की तरफ देखा। उसे ढूंढो, मुझे उससे और सवाल पूछने हैं। मलिक बाहर निकल गया। मैं मिसेस कविता देव के पास आया। आपके पति के दुश्मन कौन थे? मैंने पूछा। वो एक पल खामोश रही, फिर बोली, मुझे नहीं पता मिस्टर रॉय। राघव अपने माजी के बारे में ज्यादा बात नहीं करते थे, मिसेस कविता देव ने धीरे से कहा। बस इतना जानती हूं कि वो अमेरिका से आए थे। शायद वहां कुछ हुआ हो। अमेरिका? मैं थोड़ा चौंक गया। क्या वहां किसी ऑर्गेनाइजेशन से उनका कोई रिश्ता था? मुझे नहीं पता, उन्होंने दोहराया। लेकिन उनकी आंखों में झिझक साफ दिख रही थी। तभी इंस्पेक्टर अरमान मलिक समीर बख्शी को लेकर वापस आया। समीर का चेहरा लाल हो चुका था, जैसे वो भाग कर आया हो। मिस्टर बख्शी, मैंने सख्त आवाज में कहा, आप सच छुपा रहे हैं। अगर आपने सब कुछ नहीं बताया तो ये केस और भी उलझ जाएगा। मैंने सब बता दिया है, उसने तेज लहजे में कहा। मुझे और कुछ नहीं पता। मैंने उसे गहरी नजर से देखा। उसकी बातों में झूठ की बू थी, लेकिन अभी मेरे पास सबूत नहीं था। मेरे दिमाग में एक और ख्याल आया। शायद राघव देव के कमरे में अभी कुछ और छुपा हो। जतिन, मैंने कहा, चलो उनके प्राइवेट सामान की जांच करनी होगी। हम राघव देव के प्राइवेट रूम में गए। कमरे में एक मेज थी, उस पर कुछ कागज और एक डायरी पड़ी थी। मैंने डायरी उठाई और धीरे से खोली। उसके कुछ पन्ने कोड में लिखे हुए थे, नंबर्स और लेटर्स का मिक्स। मेरी आंखें चमक उठी। ये एक नया सुराग था।
तभी बाहर से एक तेज चीख सुनाई दी। हम दौड़ते हुए हॉल की तरफ भागे। वहां मिसेस कविता देव जमीन पर गिरी हुई थीं, बेहोश, और उनके पास समीर बख्शी खड़ा था। उसके चेहरे पर घबराहट साफ थी। ये क्या हुआ? मैंने पूछा। वो अचानक चक्कर खाकर गिर पड़ी, समीर ने कहा। मैंने जतिन की तरफ देखा। उन्हें देखो। जतिन ने उनकी नब्ज चेक की। मेरे दिमाग में एक सवाल घूम रहा था, क्या यह सिर्फ डर था या कुछ और? ये हवेली राजों से भरी थी और हर कदम पर एक नया सवाल जन्म ले रहा था। मेरा नाम है शैलेश रॉय, और उस पल जब मैं बेरंग गोल्ड हवेली के हॉल में खड़ा था, मेरे सामने एक नया रहस्य उभर रहा था। मिसेस कविता देव बेहोश पड़ी थी और समीर बख्शी उनके पास खड़ा था। उसके चेहरे पर घबराहट छुपी नहीं थी। जतिन उनकी तरफ झुका। शैलेश, ये डर की वजह से लगता है। सांसें तेज हैं, लेकिन ये ठीक हो जाएंगी। मैंने समीर की तरफ देखा। मिस्टर बख्शी, जब वो गिरी तब क्या हुआ था? मैं उन्हें संभालने की कोशिश कर रहा था, उसने हकलाते हुए कहा। वो अचानक चिल्लाईं और फिर बेहोश हो गईं। वो चिल्लाईं क्यों? मैंने सख्ती से पूछा। मुझे नहीं पता, उसने कहा, लेकिन उसकी आंखें मेरी नजरों से बच रही थीं। मुझे पूरा यकीन था वो कुछ छुपा रहा है, लेकिन इस वक्त उससे और दबाव देना मुमकिन नहीं था। मेरे हाथ में राघव देव की डायरी थी। उसके कोडेड पन्ने मुझे एक नई दिशा दिखा रहे थे। मैंने फैसला किया, पहले कोड को समझना जरूरी था। जतिन, मैंने कहा, मिसेस देव को उनके कमरे में ले जाओ, मैं यहां कुछ देखना चाहता हूं। जतिन और समीर मिसेस देव को संभालकर ऊपर ले गए और मैं हॉल में अकेला रह गया। मैंने डायरी फिर से खोली, कोड को ध्यान से देखा। नंबर्स और लेटर्स का मिक्स, जैसे 4, 17, 22 और B341। ये कोई आम कोड नहीं था। मुझे महसूस हुआ शायद ये किसी किताब से जुड़ा हो, ऐसा कोड जहां हर नंबर एक पेज, लाइन या शब्द बताता हो। इसके लिए मुझे राघव देव की किताबों की तलाश करनी थी। मैं वापस उनके प्राइवेट रूम में गया। वहां एक छोटी अलमारी थी, उसमें कुछ किताबें रखी हुई थी। मैंने एक एक करके सब देखा, ज्यादातर लिटरेचर और हिस्ट्री की किताबें, लेकिन एक किताब मेरी नजर पर रुक गई। विटेकर्स एल्मनैक, एक सालाना पब्लिकेशन, डेट्स, नंबर्स और ढेर सारी इंफॉर्मेशन। मेरे दिल ने कहा शायद यही की है। मैंने डायरी और किताब साथ रखकर काम शुरू किया। पहला कोड 4, 17, 22। मैं पेज 4 पर गया, 17th लाइन देखी, 22nd वर्ड, खतरा। मेरे होठों पर एक हल्की सी मुस्कान आ गई। ये काम कर रहा था। अगला कोड B341। शायद B किसी सेक्शन को दिखाता था। मैंने किताब के पीछे के सेक्शंस देखे। सेक्शन B में 341वां शब्द आ रहा है। मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई। डायरी का पैगाम धीरे धीरे साफ हो रहा था। खतरा आ रहा है, मैंने धीरे से कहा। मैसेज साफ था, लेकिन अधूरा। डायरी में और भी कोड्स थे, लेकिन उन्हें समझने में वक्त लगने वाला था। मैंने डायरी और किताब अपनी जेब में रख ली। ये एक बड़ा सुराग था। राघव देव को पहले से पता था कि कोई खतरा उसकी तरफ बढ़ रहा है, लेकिन कौन और क्यों? तभी इंस्पेक्टर अरमान मलिक कमरे में आया। शैलेश, आपको कुछ मिला? हाँ मलिक, मैंने कहा। राघव देव को अपनी मौत का अंदाजा था। ये डायरी इसका सबूत है, लेकिन हमें और गहराई में जाना होगा। मलिक ने कहा, विक्रम मेसन बाहर कुछ और लोगों से बात कर रहा है। लगता है हवेली के नौकरों ने कुछ शकी देखा था। चलो, मैंने कहा, उनसे मिलते हैं। हम बाहर गए। वहां इंस्पेक्टर विक्रम मेसन एक बुजुर्ग नौकर से बात कर रहा था। वो हवेली का माली था। उसका नाम थॉमस। साहब, थॉमस ने कांपती आवाज में कहा, कल रात मैंने एक अजनबी को देखा। वो हवेली के पास घूम रहा था। उसने काला कोट पहना हुआ था। कब? मैंने पूछा। रात करीब 10 बजे, उसने कहा। मैं बगीचे में पानी दे रहा था। जैसे ही मैंने उसकी तरफ देखा, वो भाग गया। क्या आप उसका चेहरा देख पाए? मैंने पूछा। नहीं साहब, अंधेरा था। बस इतना कह सकता हूं, वो लंबा था और बहुत तेज चलता था। मेरे दिमाग में एक ख्याल उभरा। क्या यही वो आदमी था जिसका कोट खाई के पास मिला था? लेकिन अगर वो भाग गया तो कत्ल कैसे हुआ? क्या आपने गोली की आवाज सुनी? मैंने पूछा। हाँ साहब, थॉमस ने कहा। उसके थोड़ी देर बाद मैं डर गया और अपने कमरे में छुप गया। ये सुनते ही मेरे दिमाग में एक नई थ्योरी बनने लगी। हो सकता है कातिल बाहर से आया ही ना हो।
शायद वो पहले से हवेली के अंदर था, लेकिन फिर कोर्ट और खाई का क्या मतलब था? मैंने इंस्पेक्टर मलिक से कहा, हमें खाई को एक बार फिर देखना चाहिए, हो सकता है कुछ छूट गया हो। हम खाई के पास गए। पानी गहरा था और किनारों पर मिट्टी नर्म। मैंने एक लंबी लकड़ी उठाई और पानी में डाली। तभी कुछ सख्त चीज से टकराई। जतिन, मैंने आवाज लगाई, यहाँ कुछ है? जतिन और मलिक मेरे पास आए। हमने मिलकर पानी से एक भारी चीज बाहर निकाली। वो एक डंबल था जिसके साथ रस्सी बंधी हुई थी। ये क्या है शैलेश? जतिन ने हैरानी से पूछा। एक और सुराग है, मैंने कहा। लगता है कोट के साथ इसे बांधकर खाई में डाला गया था। लेकिन क्यों? मेरे दिमाग में कोट की जेब का वो कार्ड घूम गया, VV341। क्या डंबल और कोट मिलकर कोई मैसेज दे रहे थे, या फिर ये सब सिर्फ एक धोखा था, एक जाल जो हमें असली कातिल से दूर ले जा रहा था? मैंने फैसला किया, हवेली के अंदर और गहरी तलाश करनी होगी। हम वापस हवेली के अंदर आए। मिसेस कविता देव अब होश में आ चुकी थीं और समीर बख्शी उनके पास बैठा हुआ था। मैंने कहा, मिसेस देव, आपके पति की डायरी में कुछ कोडेड लिखा है, क्या आपको इसके बारे में कुछ पता है? उन्होंने मेरी तरफ देखा, आंखों में हैरानी थी। कोड? नहीं मिस्टर रॉय, राघव कभी ऐसी बातें मुझसे नहीं करता था। मैं समीर की तरफ मुड़ा। और आप मिस्टर बख्शी? मुझे भी कुछ नहीं पता, उसने कहा, लेकिन उसकी आवाज में झिझक थी। मैं समझ गया, दोनों कुछ छुपा रहे हैं। मैंने डायरी निकाली और उनके सामने रख दी। यहां लिखा है, खतरा आ रहा है। क्या आपके पति किसी ऑर्गेनाइजेशन से डरते थे? मिसेस देव की आंखें फैल गईं। ऑर्गेनाइजेशन? शायद अमेरिका में कुछ था, लेकिन उन्होंने कभी मुझे पूरा नहीं बताया। क्या था वो? मैंने दबाव डालते हुए पूछा। उन्होंने धीरे से कहा, बस इतना जानती हूं कि वो एक गुप्त ग्रुप से भाग कर आए थे। उन्हें लगता था कि वो लोग उन्हें ढूंढ लेंगे। ये सुनते ही मेरे दिमाग में सारी कड़ियां जुड़ने लगीं। दीवार का निशान, VV341 और अब ये गुप्त ग्रुप। क्या ये सब एक साजिश का हिस्सा था? ये सोच मेरे दिमाग में घूम रही थी। मैंने समीर बख्शी की तरफ देखा। तुम्हें सब पता था, है ना? मैंने सीधी नजर से पूछा। नहीं, उसने तेज आवाज में कहा, मैं सिर्फ राघव देव का दोस्त था। मुझे उसके दुश्मनों के बारे में कुछ नहीं पता। उसके अल्फाज तेज थे, लेकिन आवाज में सच्चाई की पकड़ कम थी। मैंने उसकी बात पर यकीन नहीं किया, लेकिन अभी मेरे पास उसे पकड़ने के लिए कोई पक्का सबूत नहीं था। मैंने फैसला किया, डायरी के बाकी कोट्स समझना जरूरी है। मैंने जतिन वर्मा से कहा, हमें आज रात यहीं रुकना चाहिए। ये हवेली अभी और राज खोलेगी। रात धीरे धीरे अपनी पकड़ मजबूत कर रही थी। हवेली की खामोशी में एक अजीब सा खौफ घुला हुआ था। मैं अपने कमरे में बैठा डायरी के कोट्स पर काम कर रहा था। तभी खिड़की से एक हल्की सी आवाज आई। मैंने सर उठाया और धीरे से खिड़की की तरफ देखा। अंधेरे में कुछ हिल रहा था। मेरा दिल तेज धड़कने लगा। क्या वही अजनबी था जिसे माली थॉमस ने देखा था, या फिर कोई नया खतरा जो हवेली के और करीब आ चुका था? मैंने अपनी पिस्टल उठाई और दरवाजे की तरफ बढ़ा। ये रात आसान नहीं होने वाली थी। हवेली के हर कोने में खतरा छुपा हुआ था और मुझे उसे ढूंढना था। मेरा नाम ब्योमकेश बख्शी है और उस रात जब मैं बेरिंग गोल्ड हवेली के अपने कमरे में खड़ा था, मेरे हाथ में पिस्टल थी और मेरी नजरें खिड़की पर जमी हुई थीं। अंधेरे में एक साया हिल रहा था, पेड़ों के बीच से गुजरती हुई एक छाया। मेरे दिमाग में सिर्फ एक सवाल था, कौन था वो? क्या वही अजनबी जिसे थॉमस ने देखा था, या कोई और जो अब सीधा हवेली की तरफ बढ़ रहा था? मैंने एक गहरी सांस ली और धीरे धीरे दरवाजे की तरफ बढ़ा। ये रात मेरे लिए जवाब लाने वाली थी और मैं इसे हाथ से जाने नहीं देना चाहता था। मैंने धीरे से दरवाजा खोला और बाहर झांका। हवेली का गलियारा बिल्कुल खामोश था। सिर्फ लकड़ी के फर्श से हल्की चरमराहट की आवाज आ रही थी। मैं नीचे की तरफ बढ़ा, सीढ़ियों से संभल कर उतरते हुए। हॉल में मध्यम रोशनी थी और बाहर का दरवाजा थोड़ा सा खुला हुआ था। मेरे दिमाग में एक ठंडी सी लहर दौड़ गई। क्या कोई अभी अभी यहां से गुजरा था? मैंने पिस्टल को और मजबूती से पकड़ा और बाहर कदम रखा। हवा बहुत ठंडी थी और जमीन पर कोहरा बिछा हुआ था। तभी मैंने उस साये को फिर देखा। वो बगीचे की तरफ जा रहा था। मैं उसके पीछे दौड़ पड़ा। मेरे कदमों की आवाज कोहरे में दब गई। वो तेज चल रहा था,
लेकिन मैं उसे छोड़ना नहीं चाहता था। अचानक वो रुक गया और पेड़ों के बीच गायब हो गया। मैंने अपनी रफ्तार कम कर दी और संभल कर आगे बढ़ने लगा। मेरे सामने एक बड़ा ओक का पेड़ था और उसके पीछे कुछ हल्की सी हलचल हुई। कौन है वहां? मैंने सख्त आवाज में कहा, पिस्टल ताने हुए। कोई जवाब नहीं, सिर्फ खामोशी। मैं पेड़ के पास गया। वहां कोई नहीं था, लेकिन जमीन पर कुछ निशान थे, जूतों के गहरे निशान, बिल्कुल वैसे ही जैसे कत्ल वाले कमरे में मिले थे। मैंने अपनी जेब से छोटी टॉर्च निकाली और उन्हें रोशनी में देखा। निशान बिल्कुल ताज़ा थे, मिट्टी अभी भी नम थी। इसका मतलब साफ था, वो शख्स अभी यहीं था, लेकिन अब गया कहाँ? मैंने आसपास देखा। बगीचे के उस पार वही खाई थी जहां से कोट और डंबल मिला था। मैं उस तरफ बढ़ा, तभी एक हल्की सी चमक मेरी नजर में आई। खाई के किनारे कुछ पड़ा हुआ था। मैंने पास जाकर देखा, वो एक चाकू था और उसकी मूठ पर वही त्रिकोण और वृत्त का निशान, बिल्कुल वही जो कत्ल वाले कमरे की दीवार पर बना था। मेरे होठों पर एक हल्की सी मुस्कान आई। ये एक और कड़ी थी, इस पहेली को और मजबूत करने वाली। मैंने चाकू को संभाल कर उठाया और अपनी जेब में रख लिया। तभी पीछे से एक तेज आवाज आई, जैसे कोई शाख टूट गई हो। मैं तुरंत पलटा, लेकिन कोहरा इतना घना था कि कुछ भी साफ दिखाई नहीं दे रहा था। कौन है? मैंने फिर पुकारा। जवाब में सिर्फ हवा की सरसराहट। मुझे एहसास हुआ, शायद वो शख्स अभी यहीं है, मुझे देख रहा है। मैंने फैसला किया हवेली वापस लौटना ही बेहतर होगा। लेकिन यह पीछा बेकार नहीं गया था। मेरे पास अब एक नया सुराग था। जब मैं हवेली के अंदर लौटा, मैंने देखा हॉल में रोशनी जल रही थी। जतिन वर्मा और इंस्पेक्टर अरमान मलिक वहां खड़े थे। उनके चेहरों पर हैरानी और घबराहट साफ दिख रही थी। ब्योमकेश, जतिन वर्मा ने कहा, आप कहां चले गए थे? हम आपको हर जगह ढूंढ रहे थे। मैं बाहर था, मैंने शांत आवाज में कहा। फिर मैंने जेब से चाकू निकाला और उनके सामने रख दिया। ये खाई के पास मिला, मैंने कहा, और इस पर वही निशान है। इंस्पेक्टर अरमान मलिक चाकू को गौर से देखने लगा। इससे क्या साबित होता है ब्योमकेश? उसने पूछा। यह साबित करता है कि कातिल अभी भी आसपास हो सकता है, मैंने कहा। मैंने उसे बगीचे में देखा, लेकिन वो भाग गया। जतिन वर्मा चौंक गया। क्या वो वापस आया था? लेकिन क्यों? शायद कुछ रह गया हो, मैंने कहा, या फिर वो हमें डराना चाहता हो। मैंने चाकू की तरफ इशारा किया, लेकिन ये चाकू हमें उसके और करीब ले जा रहा है। इंस्पेक्टर अरमान मलिक ने कहा, हमें हवेली की निगरानी बढ़ा देनी चाहिए। अगर वो यहीं है तो पकड़ा जा सकता है। हाँ, मैंने सहमत होते हुए कहा, लेकिन पहले डायरी के बाकी कोड समझना जरूरी है। वही असल कहानी बताएंगे। हम फिर से राघव देव के कमरे में गए। मैंने विटेकर का पंचांग और डायरी निकाली और कोड्स पर काम शुरू किया। अगला कोड था 7-12-5। मैंने पेज 7 खोला। 12वीं लाइन, 15वां वर्ड, शिकारी। फिर अगला कोड C22, पंचांग के C सेक्शन का 22वां वर्ड, लॉज। इंग्लिश लफ्ज मुझे चौंका गया। मैंने धीरे से उसका मतलब सोचा। शिकारी निवास, मैंने धीरे से कहा। यह क्या है? जतिन वर्मा ने पूछा। शायद किसी जगह का नाम, मैंने कहा, या फिर किसी ऑर्गेनाइजेशन का। हो सकता है राघव देव इससे जुड़ा था और यही उसकी मौत की वजह बनी। मैंने बाकी कोड्स पर भी काम किया और एक और मैसेज साफ हो गया। वो मुझे ढूंढ लेंगे। ये बिल्कुल क्लियर था। राघव देव किसी से डर रहा था और वही डर उसकी मौत तक ले गया। लेकिन ये शिकारी निवास क्या था? मैंने फैसला किया कि मिसेस राघव देव और समीर बख्शी को फिर से बुलाया जाए। सुबह होने वाली थी। हवेली पर पहली रोशनी पड़ने लगी थी। दोनों हॉल में आए। उनके चेहरों पर थकान और टेंशन थी। मैंने कहा, डायरी में शिकारी निवास का जिक्र है, क्या आप इसके बारे में कुछ जानती हैं? मिसेस राघव देव ने धीरे से सर हिला दिया। नहीं ब्योमकेश, ये मेरे लिए भी नया है। मैंने समीर बख्शी की तरफ देखा। और तुम? मुझे भी नहीं पता, उसने कहा, लेकिन उसकी आवाज में वही पुरानी झिझक थी। मैंने आवाज सख्त कर दी। समीर, तुम कुछ छुपा रहे हो। अगर सच नहीं बताओगे तो हम कातिल तक कभी नहीं पहुंच पाएंगे। मैं कुछ नहीं छुपा रहा, उसने गुस्से से कहा। आप मुझे गलत समझ रहे हैं। मैंने सीधा उसकी आंखों में देखा। वो सच बोल रहा था या नहीं, ये अभी साफ नहीं था, लेकिन मुझे उस पर नजर रखनी थी। तभी व्हाइट मेसन तेज कदमों से अंदर आया।
ब्योमकेश, हमें बगीचे में कुछ और मिला है। एक टूटा हुआ ताला। लगता है किसी ने खिड़की से अंदर घुसने की कोशिश की थी। मेरे दिमाग में एक और सवाल उभरा, क्या यही कातिल का रास्ता था? हमें वो खिड़की देखनी होगी, मैंने कहा। हम उस खिड़की के पास गए जो कत्ल वाले कमरे से जुड़ी हुई थी। ताला टूटा हुआ था और शीशे पर हल्के खरोंच के निशान थे। यहां से कोई अंदर आया था, मैंने कहा। लेकिन फिर बाहर कैसे गया? जतिन वर्मा ने पूछा। शायद खाई में कूद गया हो, उसने अंदाजा लगाया। नहीं, मैंने तुरंत कहा। खाई में कोई निशान नहीं था। वो हवेली के अंदर ही रहा होगा। ये सोच मेरे दिमाग में एक नई थ्योरी बन गई। क्या कातिल कोई ऐसा था जो पहले से हवेली में मौजूद था? समीर बख्शी या कोई और? मैंने इंस्पेक्टर अरमान मलिक से कहा, हमें हवेली के हर कमरे की तलाशी लेनी होगी। कुछ न कुछ छुपा हुआ है। हमने तलाशी शुरू कर दी। हर कमरे में कुछ न कुछ अजीब था। पुराने कागज, टूटे हुए सामान, और फिर एक कमरा जहां एक छुपा हुआ दरवाजा था। मैंने उसे धीरे से खोला। अंदर छोटी सी सीढ़ी नीचे जा रही थी। ये क्या है? जतिन वर्मा ने पूछा। एक गुप्त रास्ता, मैंने कहा। शायद यही कातिल का रास्ता था। हम नीचे उतरने लगे। वहां एक छोटा सा तहखाना था, कुछ पुराने बॉक्सेस और बीच में एक टेबल। टेबल पर एक कागज पड़ा था। उस पर लिखा था वी मीटिंग 341। मेरे दिमाग में बिजली सी कौंध गई। ये वही कोड था जो पहले भी मिल चुका था, लेकिन इसका मतलब क्या था? तहखाने में और कुछ नहीं था, लेकिन एक बात बिल्कुल साफ थी। इस हवेली के राज अब और गहरे हो चुके थे। अभी कहानी खत्म नहीं हुई थी। मैंने महसूस किया कि अब राघव देव के पास्ट को और गहरा खोदना पड़ेगा। उसकी मौत का जवाब शायद अमेरिका में छुपा था, लेकिन रात अभी बाकी थी। और ये हवेली, हर कोना मुझे नई चैलेंज दे रहा था। मेरा नाम ब्योमकेश बख्शी है, और उस सुबह जब मैं बेरिंग गोल्ड हवेली के तहखाने में खड़ा था, मेरे हाथ में वो कागज था जिसमें लिखा था वी मीटिंग 341। ये कोड मेरे दिमाग में बार बार गूंज रहा था। डायरी का मैसेज, वो कार्ड, और अब ये तहखाना, सब एक ही डायरेक्शन की तरफ इशारा कर रहे थे। लेकिन वो डायरेक्शन अभी धुंधली थी। हवेली की हर दीवार, हर कोना मुझे चैलेंज कर रहा था, और मुझे पता था सच अब ज्यादा दूर नहीं था। जतिन वर्मा मेरे पास खड़ा था। उसकी आंखों में थकान और क्यूरियोसिटी दोनों साथ थीं। ब्योमकेश, उसने कहा, यह तहखाना क्या साबित करता है? क्या कातिल यहीं छुपा था? शायद, मैंने कागज को जेब में रखते हुए कहा। लेकिन यह सिर्फ एक रास्ता नहीं है जतिन। ये एक कहानी का हिस्सा है। हमें ऊपर चलना चाहिए, अभी कुछ और देखना बाकी है। हम तहखाने से बाहर आए। सुबह की पहली रोशनी हवेली की खिड़कियों से झांक रही थी। इंस्पेक्टर अरमान मलिक और व्हाइट मेसन हॉल में इंतजार कर रहे थे। मैंने उन्हें तहखाने और उस कागज के बारे में बताया। ये वीवी क्या है? इंस्पेक्टर अरमान मलिक ने पूछा। एक ऑर्गेनाइजेशन, मैंने कहा, या फिर एक कोड नेम। राघव देव इससे जुड़ा था, और शायद इसी वजह से उसकी मौत हुई। लेकिन कातिल कौन है? व्हाइट मेसन ने पूछा। क्या वो अभी भी हवेली में है? इस सवाल का जवाब कत्ल वाले कमरे में मिलेगा, मैंने कहा। हमें वहां दोबारा जाना होगा। हम कत्ल वाले कमरे में लौट आए। राघव देव का जिस्म अभी भी वहां था, खून से सना हुआ, खामोश। मैंने फिर से फ्लोर पर जूतों के निशान देखे। वो खिड़की की तरफ जा रहे थे, लेकिन वापस नहीं आ रहे थे। मैंने खिड़की के पास जाकर बाहर देखा। खाई अभी भी शांत थी, कोई नया निशान नहीं। लेकिन तब मेरी नजर एक छोटी सी चीज पर पड़ी। खिड़की के चौखट पर एक नया खरोच। ये पहले वहां नहीं था। मैंने झुककर उसे गौर से देखा। ये ताजा था, जैसे किसी ने कुछ भारी चीज यहां रखी हो। जतिन, मैंने कहा, यहां कुछ गड़बड़ है। ये खिड़की कातिल का रास्ता नहीं थी। तो फिर वो गया कैसे? उसने चौंक कर पूछा। वो गया ही नहीं, मैंने कहा। मेरे दिमाग में एक आइडिया चमका।
मैं घुटनों के बल बैठ गया और जिस्म को ध्यान से देखने लगा। चेहरा जानबूझकर बिगाड़ा हुआ था, लेकिन कुछ अजीब था। मैंने उसकी उंगलियां देखीं। वहां कोई निशान नहीं था जो आमतौर पर गन चलाने के बाद होते हैं। मैंने उसकी बाजू उठाई। वो बहुत हल्की थी, बहुत ज्यादा हल्की। इंस्पेक्टर अरमान मलिक, मैंने कहा, इस जिस्म को यहां से हटाओ। मुझे इसे और करीब से देखना है। उन दोनों ने जिस्म को उठाकर टेबल पर रख दिया। मैंने उसका कोट हटाया और जो दिखा, सब चौंक गए। ये राघव देव नहीं था, ये कोई और आदमी था। उसका चेहरा जानबूझकर बिगाड़ा गया था। उसके सीने पर गोली का निशान था, लेकिन हाथों पर बारूद का कोई निशान नहीं था। यह क्या है ब्योमकेश? जतिन वर्मा ने हैरानी से पूछा। एक चाल, मैंने कहा। यह जिस्म राघव देव का नहीं है। किसी और को मारा गया और उसे राघव देव जैसा दिखाया गया। तो फिर राघव देव कहां है? इंस्पेक्टर अरमान मलिक ने पूछा। यही सवाल है और इसका जवाब इसी हवेली में छुपा है। मैंने कमरे को फिर से देखा। दीवार का निशान, खुली हुई खिड़की और फ्लोर पर जूतों के निशान, ये सब एक ड्रामा था। मेरे दिमाग में एक ही जगह आई, तहखाना। शायद वही इसका जवाब दे। मैंने सबसे कहा, हमें तहखाने में वापस जाना होगा। हो सकता है राघवदेव वही छुपा हो। हम नीचे की तरफ बढ़े। सीढ़ियां उतरते वक्त मुझे एक हल्की सी आवाज सुनाई दी, जैसे कोई सांस ले रहा हो। मैंने पिस्टल निकाली और आगे बढ़ा। तहखाना अंधेरे में डूबा हुआ था, लेकिन टॉर्च की रोशनी में एक कोने में कुछ हिला। कौन है वहां? मैंने सख्त आवाज में कहा। धीरे धीरे एक शख्स अंधेरे से बाहर आया। टॉर्च की रोशनी में जो शख्स सामने आया, उसके चेहरे पर खौफ और इंतहाई थकान साफ नजर आ रही थी। उसकी सांसें तेज थीं, जैसे हर पल उसे पकड़ने आ रही हूं। मैं अर्जुन डिसूजा हूं, उसने कांपती हुई आवाज में कहा। सत्यन एक झटके में बोला, अर्जुन, लेकिन तुम तो मर चुके थे। वो हल्का सा मुस्कुराया, लेकिन आंखों में डर था। नहीं, उसने धीरे से कहा, यह सब एक चाल थी। मुझे अपनी जान बचानी थी। मैं ब्योमकेश बख्शी उसकी आंखों में गहरा झांक कर देख रहा था। उसकी बातों में झूठ नहीं था, लेकिन सच अभी पूरा नहीं था। बताओ, मैंने कहा, असल में हुआ क्या था? अर्जुन ने गहरी सांस ली, जैसे पुराने जख्म फिर से खुल गए हों। मेरे दुश्मन मेरे पीछे थे, वो बोला। एक खुफिया ऑर्गेनाइजेशन, वर्मिसा वैली। मैंने उनके खिलाफ गवाही दी थी। वो मुझे खत्म करना चाहते थे। उसकी आवाज भारी हो गई। कल रात एक आदमी यहां आया था, बैल्विन। वो मुझे मारने आया था, लेकिन उससे पहले मैंने उसे मार दिया। बेसमेंट और ज्यादा ठंडी लगने लगी। फिर मैंने अपने कपड़े उसे पहना दिए, उसका चेहरा बिगाड़ दिया, ताकि सबको लगे कि मैं मर चुका हूं। और तुम यहीं छुप गए? मैंने पूछा। हाँ, वो बोला। मुझे लगा इस तरह मैं बच जाऊंगा। उसकी कहानी सच लग रही थी, लेकिन कुछ चीजें अभी भी अधूरी थीं। वो निशान, ट्रायंगल और सर्कल, मैंने कहा। वो क्या है? वर्मिसा वैली का सिंबल, उसने जवाब दिया। उन्हें द सीकर्स भी कहते हैं, अमेरिका का एक बहुत खतरनाक ग्रुप। और VB 341? मैंने पूछा। वो उनकी सीक्रेट मीटिंग का कोड है, उसने कहा। वर्मिसा वैली लॉज 341। मैं कभी उसका हिस्सा था, लेकिन फिर मैंने सब छोड़ दिया। मेरे दिमाग में सारे टुकड़े जुड़ने लगे। कोर्ट के पेपर्स, डायरी के हिडन मैसेजेस, सब इसी ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ा हुआ था। लेकिन एक सवाल अभी बाकी था। तुम्हारे दोस्त राघव और तुम्हारी बीवी मीरा, मैंने कहा, उन्हें यह सब पता था? उसने आंखें झुका लीं। हाँ, उन्होंने मेरी मदद की। हमें लगा यह प्लान काम कर जाएगा। मैंने इंस्पेक्टर महेश की तरफ देखा। हमें राघव और मीरा से बात करनी होगी, वो सच छुपा रहे हैं। हम ऊपर हॉल में आए। राघव और मिसेस डिसूजा वहीं मौजूद थे। जैसे ही मीरा की नजर अर्जुन पर पड़ी, उसकी आंखें भर आईं। अर्जुन, उसने कांपती आवाज में कहा, यह सब क्या है?
इंस्पेक्टर महेश का गुस्सा फूट पड़ा। तुम लोगों ने हमें धोखा दिया। राघव ने धीरे से कहा। मजबूरी थी सर, अर्जुन की जान खतरे में थी। मैंने कहा, तुम्हारी चाल काम कर गई थी, लेकिन अधूरी थी। अगर मैं यहां ना आता तो शायद ये सच कभी सामने नहीं आता। अर्जुन ने मेरी तरफ देखा। माफ कीजिए मिस्टर बख्शी, मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था। मेरे दिल में एक अजीब सी ठंडक उतर गई। ये कहानी यहीं खत्म नहीं थी। वर्मिसा वैली का खतरा अभी बाकी है, मैंने कहा। मुझे लगता है, अर्जुन बोला, जब उन्हें पता चलेगा कि मैं जिंदा हूं, वो फिर आएंगे। फिर हमें तैयार रहना होगा, मैंने जवाब दिया। इंस्पेक्टर महेश ने कहा, यह केस अब ऑफिशियल अथॉरिटीज के पास जाएगा। अर्जुन को प्रोटेक्शन मिलेगी। ठीक है, मैंने कहा, लेकिन मुझे उसके पास्ट को और समझना है। वर्मिसा वैली असल में है क्या? इसका जवाब अमेरिका में छुपा है। उस दिन हवेली पर एक अजीब सा सन्नाटा छा गया। अर्जुन जिंदा था, लेकिन खतरा अभी जिंदा था। मेरे कानों में उसकी कहानी गूंज रही थी। एक आदमी जो अपने पास्ट से भाग रहा था, और एक ऑर्गेनाइजेशन जो उसे कभी छोड़ने वाली नहीं थी। मैंने सत्यन से धीरे से कहा, यह केस अभी खत्म नहीं हुआ मेरे दोस्त। अब हमें अर्जुन की असल कहानी जाननी होगी। सूरज ऊपर चढ़ रहा था, लेकिन हवेली पर अब भी राज का साया मंडरा रहा था। मैं जानता था, आगे का रास्ता और ज्यादा अंधेरा होने वाला है। मेरा नाम अर्जुन डिसूजा है, और ये कहानी उस वक्त की है जब मैंने अपने पास्ट से भागने की कोशिश की, लेकिन वो साया मेरे पीछे ही चलता रहा। बेरिंगा गोल्ड हवेली में जो हुआ, वो मेरी जिंदगी का एक नाटक था, जो मुझे अमेरिका के वर्मिसा वैली के उन काले दिनों तक ले जाता है, जहां मेरी जिंदगी एक खुफिया ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ चुकी थी, और यहीं से असल कहानी शुरू होती है। उस वक्त मैं एक जवान आदमी था। शिकागो के शहर में छोटे मोटे काम करके जिंदगी गुजार रहा था। ना कोई बड़ा सपना, ना कोई सीधा रास्ता। जिंदगी बस चल रही थी। फिर एक दिन मेरी मुलाकात हुई जय मल्होत्रा से। वो एक तेज तर्रार आदमी था। उसकी बातों में अजीब सा जादू था, ऐसा जादू जो आदमी को अपनी तरफ खींच लेता है। उसने मुझे बताया कि वो एक ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ा हुआ है, फ्री मैन का ऑर्डर, या जैसे लोग चुपके से कहते थे, द सीकर्स। ये ऑर्गेनाइजेशन काम करती थी वर्मिसा वैली में, कोल माइंस का इलाका, जहां कानून का कोई जोर नहीं था। जय ने मुझे गौर से देखा और बोला, अर्जुन, अगर तुम हमारे साथ आ गए तो पैसा मिलेगा, ताकत मिलेगी, इज्जत मिलेगी। उसने शिकागो की तरफ इशारा किया। यहां तुम सिर्फ एक मजदूर बनकर रह जाओगे। मेरे पास खोने को कुछ नहीं था, इसलिए मैंने उसकी बातों पर भरोसा कर लिया। कुछ ही दिन बाद मैं वर्मिसा वैली जाने वाली ट्रेन में बैठा था। जैसे ही वहां पहुंचा, मुझे महसूस हो गया ये जगह आम नहीं है। हवा में खौफ था। हर चेहरा ऐसा लगता था जैसे कोई गहरा राज छुपा हो। जय मुझे ले गया लॉज 345। यही सीकर्स का सीक्रेट अड्डा था। वहां मेरी मुलाकात हुई उनके सरदार से, भोलन गिंटी से। वो एक बहुत बड़ा भयानक आदमी था। उसकी आंखों में सिर्फ क्रूएल्टी थी। उसने मुझे सर से पैर तक देखा और बोला, न्यू लड़का, क्या तुम हमारे रूल्स फॉलो कर सकते हो? हाँ सर, मैंने कहा, लेकिन मेरे दिल के अंदर एक अजीब सी घबराहट थी। वो मुस्कुराया। अच्छा, हमारा पहला रूल है, आदेश मानो वरना मौत। उस रात मुझे लॉज में शामिल किया गया। मेरे सामने ट्रायंगल और सर्कल का निशान बनाया गया, वही निशान जो बाद में मेरी जिंदगी का अभिशाप बन गया। मुझसे कसम ली गई कि मैं ऑर्गेनाइजेशन के लिए कुछ भी करूंगा, बदले में भाईचारा और प्रोटेक्शन मिलेगी। लेकिन जल्द ही समझ आ गया ये भाईचारा खून से भीगा हुआ था। वर्मिसा वैली पर सीकर्स का राज था। वो माइन ओनर्स से वसूली करते थे, मजदूरों को डराते थे, और जो भी उनके खिलाफ जाता उसे हमेशा के लिए खामोश कर देते। शुरू में मुझे छोटे काम मिले, धमकी देना, लोगों को डराना, लेकिन फिर एक रात सब कुछ बदल गया। भोलन गिंटी ने मुझे बुलाया। अर्जुन, उसने कहा, आज तुम्हारा असली इम्तिहान है। एक आदमी है, रमेश स्ट्रेंजर, वो हमारे खिलाफ बोल रहा है, उसे चुप कराना होगा। मैं समझ गया, लेकिन फिर भी पूछ बैठा, चुप कराना मतलब? उसने ठंडी आवाज में कहा, वो या तो चुप रहेगा या मरेगा। मेरे पास कोई चॉइस नहीं थी। उस रात मैं जय मल्होत्रा और 2 और लोगों के साथ स्ट्रेंजर के घर गया। दरवाजा तोड़ा गया। अंदर जाते ही जो देखा, मेरा दिल कांप गया। वो अपनी बीवी और बच्चों के साथ बैठा था। जय ने उस पर गन तान दी। मैंने तुरंत उसका हाथ पकड़ लिया। ये गलत है, मैंने कहा, बच्चों के सामने नहीं।
जय गुस्से से मेरी तरफ देखा। तुम सॉफ्ट हो रहे हो अर्जुन, बॉस को ये पसंद नहीं आएगा। उस रात हम बिना कुछ किए वापस लौट आए, लेकिन मेरे अंदर एक दरार पड़ चुकी थी। मुझे समझ आ गया ये भाईचारा नहीं है, ये एक शैतानी गिरोह है। मैंने फैसला कर लिया, मुझे यहां से निकलना होगा। लेकिन सीकर्स को छोड़ना आसान नहीं था। जो भागता उसे ढूंढकर मार दिया जाता। इसलिए मैंने चुप रहना सीख लिया। महीनों तक मैंने देखा कि भोलन गिंटी और उसके लोग कितने दरिंदे हैं। उन्होंने एक माइन ओनर चेस्टर विलकॉक्स को मार दिया, सिर्फ इसलिए क्योंकि उसने वसूली देने से मना कर दिया था। उसकी लाश पर भी वही ट्रायंगल और सर्कल का निशान बना था। हर कत्ल के बाद लॉज में जश्न होता और मेरा दिल और ज्यादा बोझिल होता गया। फिर एक दिन मुझे मौका मिला। लॉज में एक नया आदमी आया। उसका नाम था बनी एडवर्ड्स। वो असल में एक सीक्रेट एजेंट था, सीकर्स को पकड़ने के लिए अंदर घुसा हुआ। मुझे उस पर शक हुआ, लेकिन मैंने कुछ नहीं कहा। मैंने सोचा शायद यही मेरी उम्मीद है। एक रात मैंने उसे अकेला पकड़ा। मैं जानता हूं तुम कौन हो, मैंने धीरे से कहा। मैं यहां से निकलना चाहता हूं, क्या तुम मेरी मदद करोगे? एडवर्ड्स ने मुझे गहरी नजर से देखा। ये बहुत खतरनाक है अर्जुन, लेकिन अगर तुम मेरे साथ गवाही दोगे तो मैं तुम्हें बचा सकता हूं, बनी एडवर्ड्स ने कहा। मैंने सिर्फ एक बार हाँ कहा। हमने मिलकर एक प्लान बनाया। एडवर्ड्स ने सबूत इकट्ठा किए, नाम, तारीखें, कत्ल के तफसीलात, और मैंने उसे लॉज की गुप्त मीटिंग्स दिखाईं जहां भोलन गिंटी अपने अगले शिकार की प्लानिंग करता था। कई हफ्ते तक ये खेल चला। फिर एक रात एडवर्ड्स ने पुलिस को बुला लिया। वर्मिसा वैली पर रेड हुआ और भोलन गिंटी के साथ कई सीकर्स पकड़े गए। मैंने कोर्ट में गवाही दी और उन्हें सजा हुई, लेकिन ये मेरी आज़ादी की कीमत थी। जो सीकर्स बच गए उन्होंने मेरी तलाश और बदले की कसम खाई। बोलविन, भोलन गिंटी का राइट हैंड मैन, जेल से छूट गया। मुझे पता था वो मेरे पीछे आएगा, इसलिए मैं अमेरिका छोड़कर इंग्लैंड आ गया और अपना नाम बदलकर जॉन डगलस बन गया। बेरिंग गोल्ड हवेली में नई जिंदगी शुरू की। मैंने सोचा शायद अब मैं अपने अतीत से बच गया हूं, लेकिन मैं गलत था। कुछ साल पहले मुझे एक चिट्ठी मिली, हम तुम्हें ढूंढ लेंगे। उस पर वही निशान था, ट्रायंगल और सर्कल। समझ गया, सीकर्स ने मुझे ढूंढ लिया था। मैंने अपनी बीवी और बार्कर को सब कुछ बताया। हमने मिलकर सफाई और होशियारी बरती। लेकिन फिर वो रात आई जब बोलविन हवेली में घुसा। मैं अपने कमरे में था, तभी खिड़की से एक छाया देखी। मैंने तुरंत तहखारा का रास्ता लिया और वहां छुप गया। बोलविन अंदर आया। उसकी बंदूक मेरे लिए रेडी थी, लेकिन मैंने उस पर हमला किया। हमारी लड़ाई हुई और एक गोली चली जो उसे लगी। मैंने उसे मार दिया। फिर मैंने अपनी प्लानिंग शुरू की। उसका चेहरा बिगाड़ दिया, उसके कपड़े पहने और खुद तहखाना में छुप गया। बार्कर और मेरी बीवी ने मेरी मदद की ताकि सबको लगे कि मैं मर गया हूं। मुझे लगा ये काम करेगा, लेकिन मिस्टर होम्स की नज़र से कुछ भी छुप नहीं सकता था। अब मैं उनके सामने हूं और मुझे डर है कि सीकर्स फिर आएंगे। मेरी कहानी यहीं खत्म नहीं होती। ये एक सज़ा है जो मेरे साथ चल रही है। मेरा नाम शर्लॉक होम्स है और उस दिन जब मैं बेरिंग गोल्ड हवेली के हॉल में खड़ा था, मेरे सामने जॉन डगलस अपनी पूरी कहानी सुना रहा था। उसकी आवाज़ में खौफ था, लेकिन साथ ही एक अजीब सी राहत भी, शायद इसलिए कि अब उसका सच सबके सामने था। वॉटसन मेरे बगल में खड़ा था। उसकी आंखों में हैरानी और संवेदना का मिला जुला असर था। मैकडॉनल्ड और व्हाइट मेसन भी चुप्पी से सुन रहे थे। ये कहानी खून, धोखा और बदले से रंगीन थी। वर्मिसा वैली की वो काली दुनिया जिन्होंने डगलस को यहां तक खींच लाया था। डगलस ने अपनी बात खत्म की। मिस्टर होम्स, उसने कहा, मैंने सब बता दिया, अब आप ही बता सकते हैं मेरा अगला कदम क्या होना चाहिए। मैंने उसकी तरफ गहरी नज़र से देखा। आपकी कहानी बहुत कुछ साफ कर गई डगलस, लेकिन ये खतरा अभी भी है। बोलविन मर चुका है, लेकिन सीकर्स का नेटवर्क जिंदा है। वो तुम्हें ढूंढेंगे। तो क्या मैं हमेशा भागता रहूं? उसने निराशा से पूछा। नहीं, मैंने कहा, भागना जवाब नहीं है, हमें उनकी जड़ तक जाना होगा। मैंने मैकडॉनल्ड की तरफ मुड़ा। मैक, तुम्हें स्कॉटलैंड यार्ड को अलर्ट करना होगा। डगलस को प्रोटेक्शन चाहिए और साथ ही हमें अमेरिकन अथॉरिटीज से कांटेक्ट करना होगा। वर्मिसा वैली का ये ऑर्गेनाइजेशन अभी भी एक खतरा है। मैकडॉनल्ड ने हाँ में सिर हिलाया। मैं तुरंत टेलीग्राम भेजता हूँ। लेकिन मैंने पूछा, होम्स, आपके टेलीग्राम में मौर्यादी का जिक्र था, क्या वो भी इसमें शामिल है? ये सवाल मेरे दिमाग में पहले से घूम रहा था। प्रोफेसर मौर्यादी, वो नाम जो मेरे लिए एक अनसॉल्व्ड पजल था।
उसके क्राइम एम्पायर यूरोप तक फैला हुआ था और उसके चलाए इतनी कॉम्प्लेक्स थी कि कोई आम आदमी समझ भी नहीं सकता था। मैंने कहा, मैक, मुझे पूरा यकीन नहीं है, लेकिन मोरियादी का नाम टेलीग्राम में रैंडम नहीं था। शायद वो सीकर्स के साथ जुड़ा है, शायद फंडिंग या प्लानिंग का एक हिस्सा। हमें ये पता लगाना होगा, मैंने कहा। वॉटसन ने पूछा, होम्स, क्या आपको लगता है कि मोरियादी ने बोल्विन को यहां भेजा था? संभव है, मैंने कहा। मोरियार्दी की स्टाइल में एक खास पैटर्न होता है। वो खुद सामने नहीं आता, बल्कि अपने प्यादों को आगे भेजता है। बोल्विन उसका एक प्यादा हो सकता था, लेकिन इसके लिए हमें और सबूत चाहिए। मैंने डगलस से पूछा, वर्मिसा वैली में क्या आपको कभी कोई ऐसा शख्स मिला जो मोरियार्दी से जुड़ा हो? डगलस ने एक पल सोचा। मुझे याद नहीं कोई उस नाम का था, लेकिन हाँ, एक बार मैगिंटी ने किसी प्रोफेसर का जिक्र किया था। उसने कहा था, हमारा असली मालिक लंदन में बैठा है। मेरी आंखें सिकुड़ गईं। ये मजाक नहीं है डगलस, ये एक सुराग है। हॉल में एक अजीब सा सन्नाटा छा गया। मिस डगलस और सीसिल बार्कर भी पास खड़े थे। उनकी आंखों में चिंता थी। मैंने कहा, आप दोनों ने डगलस को बचाने की कोशिश की और ये समझ आता है, लेकिन अब सच छुपाने का वक्त खत्म हो गया है। अगर आपको कुछ और पता है तो बताइए। मिस डगलस ने धीरे से कहा, मिस्टर होम्स, हमें बस इतना पता था कि जॉन खतरे में है। जो किया वो सिर्फ उसकी जान बचाने के लिए था। बार्कर ने जोड़ा, मैंने बोल्विन का शव प्रिपेयर किया था। मुझे लगा ये प्लान सही है। मैंने कहा, आपकी स्ट्रैटेजी चतुर थी, लेकिन अधूरी। अगर मैं यहां ना आता तो शायद सीकर्स को सच जल्दी पता चल जाता। डगलस ने सिर झुकाकर कहा, आप सही हैं मिस्टर होम्स, मैं आपका शुक्रगुजार हूं। मैंने हवेली के चारों तरफ नजर दौड़ाई। हर सुराग, कोट, चाकू, डायरी, तहखाना सब फिट हो रहा था, लेकिन ये कहानी अभी पूरी नहीं हुई थी। मैंने वॉटसन से कहा, हमें लंदन वापस चलना होगा। मोरियार्दी का कनेक्शन यहां से नहीं सुलझेगा। हमें बेकर स्ट्रीट पर जाके इसकी जड़ तक जाना होगा। डगलस ने पूछा, वो मैकडॉनल्ड के साथ रहेंगे? मैंने कहा, स्कॉटलैंड यार्ड उनकी सुरक्षा करेगा। उस दिन हमने हवेली छोड़ दी। डगलस को पुलिस की हिरासत में लिया गया। मैकडॉनल्ड ने वादा किया कि वो अमेरिकन अथॉरिटीज से कांटेक्ट करेगा। ट्रेन में लंदन के लिए वापस जाते वक्त मैं खिड़की से बाहर देख रहा था। वॉटसन मेरे सामने बैठा था। उसकी नज़र मेरे ऊपर थी। होम्स, उसने कहा, आप अभी भी परेशान लग रहे हैं। क्या कुछ छूट गया है? हाँ वॉटसन, मैंने कहा, यह मामला सुलझ गया, लेकिन खत्म नहीं हुआ। मोरियार्दी का साया अभी भी मंडरा रहा है। लंदन पहुंचकर मैंने अपने पुराने कॉन्टैक्ट्स को एक्टिव किया। मुझे पता था मोरियार्दी के नेटवर्क तक पहुंचने के लिए मुझे अपने जासूसों की जरूरत होगी। अगले कुछ दिन मैंने बेकर स्ट्रीट पर बिताए, डगलस की डायरी और वर्मिसा वैली के ऑर्गेनाइजेशन के बारे में और इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करते हुए। मुझे कुछ पुराने डॉक्यूमेंट्स मिले, जिनमें सीकर्स और यूरोप के क्रिमिनल्स के बीच के बिजनेस रिलेशंस का जिक्र था। ये साफ था, मोरियार्दी का हाथ इसमें हो सकता था। एक शाम जब मैं अपने कमरे में पाइप पी रहा था, मिसेस हडसन ने एक टेलीग्राम लाया। ये मैकडॉनल्ड का था। लिखा था, डगलस सेफ, अमेरिका से खबर आई, सीकर्स के कुछ मेंबर्स पकड़े गए, लेकिन एक नया खतरा, कोई लंदन से उनकी तलाश में है, सावधान रहें। मैंने टेलीग्राम वॉटसन को दिया। उसने पढ़ा और कहा, होम्स, ये मोरियार्दी हो सकता है। हाँ, मैंने कहा, वो अपनी हार आसानी से नहीं मानता। ये उसकी अगली चाल हो सकती है। उस रात मैंने डिसाइड किया, अब मोरियार्दी से सीधा टकराने का वक्त आ गया है। डगलस का केस मेरे लिए एक दरवाजा खोल गया, उसके क्राइम एम्पायर की एक झलक दिखाने वाला। मैंने वॉटसन से कहा, मेरे दोस्त, ये लड़ाई अभी शुरू हुई है, हमें तैयार रहना होगा। वॉटसन मुस्कुराते हुए बोला, मैं आपके साथ हूं होम्स, हमेशा। कुछ महीने बाद हमें खबर मिली, डगलस और उसकी बितनी एक जहाज में सफर कर रहे थे, लेकिन सफर के बीच एक तूफान आया, जहाज डूब गया, कोई नहीं बचा। मुझे शक हुआ, ये कोई हादसा नहीं था, ये मोरियार्दी का बदला हो सकता है, लेकिन मेरे पास सबूत नहीं था। बेकर स्ट्रीट पर एक सर्दी भरी शाम मैं अपनी कुर्सी पर बैठा सोच रहा था। वर्मिसा वैली का रहस्य सुलझ गया, लेकिन मोरियार्दी का खेल अभी बाकी था। मुझे पता था वो मेरे सामने आएगा, एक दिन आखिरी मुकाबले के लिए, और जब वो दिन आएगा मैं तैयार रहूंगा। ये कहानी यहाँ खत्म होती है, लेकिन मेरे लिए ये एक नई शुरुआत थी। डर की वो घाटी, वर्मिसा वैली, अब सिर्फ एक याद है, लेकिन उसका साया मेरे जीवन पर हमेशा रहेगा। तो दोस्तों, ये थी आज की रोमांचक और सस्पेंस भरी कहानी। अगर आपको पसंद आई, लाइक और शेयर जरूर करें और सब्सक्राइब करें ऐसे और कहानियों के लिए। फिर मिलेंगे अगली रात एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए शुभ रात्रि। आपका अपना ब्योमकेश बख्शी।